चलो, इसमें ये अच्छा फीचर है कि जैसे अगर अभी से मैंने शुरू करी ना तो भी पीछे की रिकॉर्डिंग ले लेता है, आई थिंक। हाँ ये ठीक है, अगर कभी भी भूल जाओ तो भी कम से कम बाद में चलो याद दिला दिया आपने, ठीक है। चलो बेटा, तो फर्स्ट पॉइंट देख रहे थे। पहला बेटा पॉइंट लिखा है, देखो, द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव ओनली क्वांटाइज्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी। पहली बात बेटा लिखी हुई है इसमें कि कोई इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक क्वांटाइज्ड वैल्यू को ले सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई भी एनर्जी के साथ मूव कर रहा है ना। जिस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होगा बेटा उतनी ही एनर्जी उसकी होने वाली है, समझ गए। जैसे फर्स्ट शेल था तो उसमें -21.8 इंटू 10 की पावर -19, वही चीज है, वही चीज है बेटा, उसको ही दोबारा लिखा गया है। सेकंड पॉइंट लिखा है, दीज क्वांटाइज्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी। अब बेटा देखना, सुनना मेरी बात, बोर ने तो अपना एक बोर फॉर्मूला दिया था, है ना, एनर्जी का एक फॉर्मूला दिया था जिसको बोर फॉर्मूला बोलते हैं। लेकिन यहां पर श्रोडिंजर की इक्वेशन से क्या चीज पता चली, दीज क्वांटाइज्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी, जो आप एनर्जी की वैल्यू निकालोगे, किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालोगे, तो बेटा ये कहां से आएगी, द वैल्यू ऑफ एनर्जी आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंजर इक्वेशन। जो श्रोडिंजर की इक्वेशन थी, कल जो मैंने इक्वेशन लिखी थी आपको पूरी की पूरी, उसमें याद करो पीछे की तरफ मैंने क्या लिखा था, जैसे ये इक्वेशन, डेल्टा साई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, डेल्टा स्क्वायर साई अपॉन डेल्टा एक्स वाई स्क्वायर, फिर ये आ जाएगा डेल्टा साई स्क्वायर अपॉन डेल्टा जेड स्क्वायर। ये तो मैंने आपको बताया था डायमेंशन रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, एक्स वाई जेड तीनों पोजीशंस को रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन के। फिर क्या लिखा था इसमें आगे, एक कांस्टेंट था, कांस्टेंट की वैल्यू क्या थी, 8 पाई स्क्वायर m, 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर। देखो यहां पर e माइनस v लिख रहा है ना बेटा, e माइनस v क्या था, ये e का मतलब टोटल एनर्जी और v का मतलब पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है बच्चों। तो काइनेटिक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बेटा मूव कर रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है तो उसके पास कितनी एनर्जी होगी काइनेटिक, वो आप कैसे निकाल सकते हो, e माइनस v, ठीक है। तो अगर इस इक्वेशन को पूरा सॉल्व करेंगे, ये देखो, अगर इस इक्वेशन को पूरा सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल सकती है, एनर्जी मिल जाएगी e माइनस v की वैल्यू, ठीक है। वो इतना आपको देखना नहीं कि कैसे निकालना है, बस इतनी चीज पढ़नी है कि एनर्जी बेटा कैसे आएगी, इस इक्वेशन को सॉल्व करके मिल जाएगी, ठीक है। द कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ ये रहा फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आप एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। द कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ वेव फंक्शन, जो बेटा यहाँ पर एम्पलीट्यूड निकालेंगे हम, साई की वैल्यू को निकालेंगे यहाँ पर, ठीक है। इस इक्वेशन को सॉल्व करके साई को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कहां से आएगा, मैंने बताया इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करोगे, इसमें कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, x y z, एनर्जी की वैल्यू ये सब पुट करोगे सब कुछ, तो आप यहाँ पर बेटा साई की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। और साई की वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, वेव फंक्शन इज सिंपली ए फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने बोला था ना कल कि ये वेव फंक्शन बेटा सिर्फ सिंपली क्या है, साई जिसको बोल रहा हूं, इस साई का बेटा मतलब क्या है, बेसिकली ये कोऑर्डिनेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन की क्या पोजीशन है, किसी एटम में इलेक्ट्रॉन की बेटा क्या पोजीशन है उसको रिप्रेजेंट करता है, और इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। मतलब फिजिकल सिग्निफिकेंस का मतलब है इसका कोई प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इसका साई का। सिर्फ ये आपको क्या बताता है बेटा कि इलेक्ट्रॉन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, व्हाट आर द पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन परीक्षित 3 डायमेंशन में क्या होगी, बस ये है, ठीक है। साई का मतलब, साई का ये यूज है अपना। और साई स्क्वायर का मतलब है बेटा, साई स्क्वायर गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। साई स्क्वायर का मतलब ये है कि आप इलेक्ट्रॉन को पॉसिबिलिटी बता सकते हो, इलेक्ट्रॉन के मिलने की क्या संभावना है, कहां पर मिलेगा, किस रीजन में, ठीक है। या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी लिख रखा है इसमें। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब क्या हुआ मयूरी, जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब बेटा क्या हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जैसे इलेक्ट्रॉन मान लो कहां पर कितने हैं, कहां पर घनत्व है, जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या हुआ कि कितनी ज्यादा पॉपुलेशन है किसी एरिया के अंदर,
वैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब बेटा क्या है कि इलेक्ट्रॉन की कितनी संख्या है किसी एरिया में। जैसे मान लो एटम के अंदर किस एरिया के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कितनी ज्यादा है, वो चीज हम कैसे निकाल सकते हैं, साई स्क्वायर का यूज करके। इसका बेटा साई स्क्वायर जो वैल्यू आएगी उससे आप ये बता सकते हो कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कितनी है किसी एरिया में, किसी पॉइंट के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना। बात वही है, प्रोबेबिलिटी बोलो उसको या उसको पोजीशन बोलो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वाई फाइंडिंग साई स्क्वायर एट डिफरेंट पॉइंट्स, अलग अलग पॉइंट्स पर बेटा अगर हम देखो, जैसे मैंने यहाँ डायग्राम पहले बनाया था ना कि अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर आप साई स्क्वायर की वैल्यू को निकालना। ये देखो ये ऑर्बिटल है, इतने सारे ऑर्बिटल्स है, ये ऑर्बिटल मैंने ऐसे करके बनाया, ये ऑर्बिट कोई ऑर्बिटल बोल रहे हैं। अगर मान लो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन निकालना है आपको तो क्या करोगे, इतने सारे जो आपको मैंने डॉट बना के दिखाया ये ऑर्बिटल, यहाँ पर हर एक पर बेटा क्या करोगे, साई स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, इस पॉइंट पर हर एक जगह जहां भी ऑर्बिटल है, ये देखो सब जगह साई स्क्वायर की वैल्यू को कैलकुलेट करो, है ना, हजारों हो जाए। और जहां पर साई स्क्वायर की वैल्यू आपको ज्यादा मिलेगी तो वहां आपको क्या पता चल जाएगा साक्षी कि इलेक्ट्रॉन यहीं पर छुपा बैठा है इस वक्त, ठीक है। जहां पर साई स्क्वायर की वैल्यू ज्यादा होगी उससे बेटा आप ये प्रिडिक्ट कर पाओगे, वी कैन प्रिडिक्ट द रीजन और स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। जैसे मान लो अगर इलेक्ट्रॉन चल रहा है, मैं आपको समझाता हूं, जैसे इलेक्ट्रॉन ने यहां से चलना शुरू किया, बात देखो बेटा, अब इलेक्ट्रॉन यहां पर है, अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो रिवॉल्व कर रहे लगातार, तो इलेक्ट्रॉन बेटा जब यहां से गुजर रहा होगा तो साक्षी यहां पर साई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, यहां पर साई स्क्वायर की वैल्यू काफी ज्यादा आएगी। अगर इलेक्ट्रॉन इस एरिया से गुजर रहा होगा, इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर, बाकी सब जगह बेटा क्या होगी उस जगह पर, अगर उस टाइम पर अगर देखोगे बाकी सब जगह साई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। जब इलेक्ट्रॉन यहां पर होगा इस एरिया में, मान लो कंफर्म तो कह नहीं सकते ना कहां पर है, मान लो इस पर्टिकुलर रीजन में, अब इलेक्ट्रॉन बेटा धीरे धीरे चलते चलते आगे बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया तो साई स्क्वायर की वैल्यू यहां पर बढ़ जाएगी, ऐसा होता रहेगा ना। इस तरीके से हम ये पता लगा सकते हैं बेटा कि साई स्क्वायर की वैल्यू जितनी ज्यादा चेंज हो रही है, जिस हिसाब से हो रही है, उसी हिसाब से अपने को पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहां पर है, विद इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन विद ए डेफिनेट वैल्यू ऑफ एनर्जी इज मैक्सिमम। जहां पर साई स्क्वायर की वैल्यू बेटा सबसे ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन यानी कि वहीं पर है, सिंपल है, वो अलग अलग तरीके से घुमा फिरा के लिखा हुआ है, वही चीज है। सिंस द इलेक्ट्रॉन कैन हैव मैनी वेव फंक्शन, अब ये बात भी मैंने बताया साक्षी, एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बेटा बहुत सारी हो सकती है, किसी ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बेटा देखो बहुत सारी हो सकती है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन क्या हो सकते हैं, साई की वैल्यू बहुत सारी हो सकती है। हर एक पॉइंट के लिए साई की वैल्यू को निकालोगे, या हर एक पोजीशन के लिए साई की वैल्यू को निकालोगे, है कि नहीं। Since the electron can have many wave functions psi, therefore there are many atomic orbitals in an atom। क्या लिखा है बेटा, एक एटम के अंदर बहुत सारे ऑर्बिटल्स हो सकते हैं। ऑर्बिटल मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना बहुत ज्यादा है, मैक्सिमम है, ठीक है बच्चों। इलेक्ट्रॉन के मिलने की जहां पर संभावना सबसे ज्यादा होती है उसको, और जहां होगा तो बहुत सारी पोजीशन हो सकती है कि नहीं। अभी कोई और पोजीशन है, बाद में कोई और, इस तरीके से बहुत पोजीशंस हो गई। तो यानी एटॉमिक ऑर्बिटल को अगर बोले तो बहुत सारे एटॉमिक ऑर्बिटल हो सकते हैं परीक्षण, समझे, बहुत सारे एटॉमिक ऑर्बिटल हो सकते हैं। अभी इनका नाम पढ़ोगे, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, पूछ रहे थे उस दिन क्या है, तो एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी, एफ, इस तरह के ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। तो चलो अभी बताता हूं वो आगे। तो बेटा इस तरीके से आपको समझ में आया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के अलग अलग वेव फंक्शन हो सकते हैं, इसीलिए एटॉमिक ऑर्बिटल भी बहुत सारे हो सकते हैं, एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अगला पॉइंट देखो क्या लिखा है, नेक्स्ट पॉइंट, ऑर्बिटल वेव फंक्शन साई कंटेन्स ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। देखो इंपॉर्टेंट बात सुनना, एक ऑर्बिटल के अंदर बेटा खाली उसकी पोजीशन नहीं है, ठीक है साक्षी, एक ऑर्बिटल सिर्फ आपको एनर्जी पोजीशन नहीं देगा एटम की, मतलब इलेक्ट्रॉन की पोजीशन नहीं देगा, बल्कि उसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है उसके अंदर, जैसे कि उसकी एनर्जी कितनी है,
जैसे कि उसका एंगुलर मोमेंटम कितना है, जैसे बेटा उसकी वेलोसिटी कितनी है, पोजीशन क्या है, सब चीज बताएगा वो। यानी ऑर्बिटल वो जगह हो गई, ऑर्बिटल वो चीज हो गई जिससे आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में सबसे ज्यादा मिलने की पॉसिबिलिटी कि भाई ये चीज इसके अंदर है। ठीक है, तो एटॉमिक ऑर्बिटल बेटा जो होते हैं, या जो ऑर्बिटल वेव फंक्शन जिसको बोल रहा हूं मैं, उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन है। इस साई की वैल्यू से आप बेटा बहुत सारी चीजों को कैलकुलेट कर सकते हो, हेल्प्स टू एक्सट्रैक्ट दिस इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स की मदद से ही इसको पढ़ते हैं हम। अब ये अगर मान लो श्रोडिंगर ने अगर बेटा इक्वेशन नहीं दी होती, परीक्षित अगर ये इक्वेशन श्रोडिंगर ने नहीं दी होती, तो क्या हम ये ऑर्बिटल के बारे में चीजें निकाल पाते? साई की वैल्यू जब अपने को निकालने को नहीं मिलेगी, जब आप साई की वैल्यू को नहीं निकाल सकते तो साई स्क्वायर की वैल्यू को भी नहीं निकाल सकते। आप ये नहीं पता कर सकते कि इलेक्ट्रॉन की क्या पोजीशन है, यानी ऑर्बिटल कहां पर है और उसकी कितनी एनर्जी है, क्या चीजें उसके बारे में आपको वो कुछ भी नहीं पता चलता। वो सब चीजें बेटा किस लिए पता चल रही है? क्योंकि श्रोडिंगर ने एक वेव इक्वेशन दी और उसको सॉल्व करने का भी तरीका बताया। अब देखो आगे क्या दिया हुआ है, एप्लीकेशंस ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब आप समझो श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन को हम हाइड्रोजन के एटम पर कैसे अप्लाई करेंगे, मतलब किसी भी एटम पर कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे ये अप्लाई होगा श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन बेटा, कैसे अप्लाई करेंगे किसी एटम के अंदर, यानी इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसे अप्लाई करते हैं। तो देखो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है इसमें, व्हेन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जब हम श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन को बेटा सॉल्व करेंगे फॉर हाइड्रोजन एटम, अगर हम हाइड्रोजन एटम के लिए देखना चाहें कि भाई इलेक्ट्रॉन कहां पर है, क्या पोजीशन है, तो बेटा वहां पर जो सॉल्यूशन आएगा, सॉल्यूशन गिव्स द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एनर्जी। तो कुछ ना कुछ पॉसिबल वैल्यू होगी कि इतनी एनर्जी होगी, पॉसिबिलिटी है उसकी, इतनी पोजीशन है। ठीक है, इन्हीं वैल्यू को बोलते हैं बेटा आइजन वैल्यू। अभी आइजन वैल्यू परीक्षित पता है अब आप कब पढ़ोगे, ये फिजिक्स में और मैथ्स के अंदर है। सर से पूछ सकते हो, मैथ्स वाले सर से भी, कि सर आइजन वैल्यू क्या होती है या आइजन वेक्टर क्या होते हैं। तो ये अभी आप धीरे धीरे पढ़ोगे, अभी आपके सिलेबस में नहीं है, धीरे धीरे 12th क्लास तक पहुंचते पहुंचते आपके चीजें पता चलेंगी। आइजन वेक्टर्स होते हैं एक तरह के। ठीक है, तो आइजन वैल्यू बेटा क्या है, दीज वैल्यू ऑफ एनर्जी दैट कैरी कोरस्पॉन्डिंग टू एनर्जी लेवल्स। जैसे मान लो ये बेटा इलेक्ट्रॉन है ना, जैसे इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन के अंदर बेटा देखो बोर ने क्या कहा था, एग्जैक्टली एनर्जी बताई थी। ठीक है परीक्षित, लेकिन अब बेटा हम क्या कह रहे हैं, पॉसिबल एनर्जी की बात कर रहे हैं। हम ये नहीं कह पा रहे कि सर्टेनली इतनी एनर्जी है, क्योंकि वो तो पूरा ऑर्बिटल है। अब ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन तो लगातार मूव कर रहा है बेटा, लगातार उसकी एनर्जी चेंज हो रही है, ऐसे मान के चलो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बेटा लगातार चेंज कर रही है, फिक्स नहीं है। तो आपको उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आइजन वैल्यू का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो दीज वैल्यू ऑफ एनर्जी कोरस्पॉन्डिंग टू एनर्जी लेवल्स विच द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन ऑक्यूपाई। किसी भी इलेक्ट्रॉन की क्या वैल्यू होगी एनर्जी की, पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, उसको आइजन वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, और आइजन फंक्शन क्या होता है, देखो इसमें आइजन फंक्शंस भी लिखा हुआ है, द कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ वेव फंक्शन। जो साई की वैल्यू आएगी, तो देखो जो साई की वैल्यू बेटा आएगी, तो यहां पर भी एक फंक्शन है ना, ये देखो इस फंक्शन की वैल्यू इस पर डिपेंड करेगी। तो यानी कि ये क्या हो गया, आइजन फंक्शन बोलेंगे। ये जो फाइल लिख रखा है ये पूरा क्या है बेटा, क्या बन गया, एक आइजन फंक्शन बोल सकते हो। ठीक है, नाम है ये आइजन वैल्यू, और आइजन फंक्शन का मतलब है एक मैथमेटिकल टर्म है। सर से आप पूछ सकते हो कि वो और डिटेल में बताएंगे आपको कि आइजन वेक्टर क्या होता है। फिजिक्स में भी होता है एक आइजन वेक्टर भी वर्ड आता है, तो वो सब चीजें डिटेल में वहीं पे पढ़ोगे। अभी मैं सिर्फ इतना बताता हूँ, आइजन वैल्यू का मतलब बेटा बेसिकली ये है कि इक्वेशन को सॉल्व करके जो वैल्यू आएंगी बेटा, श्रोडिंगर की इक्वेशन को जो सॉल्व करके आप एनर्जी की वैल्यू निकाल रहे हो, उसको क्या बोलोगे, ये आइजन वैल्यू है एनर्जी। ठीक है, और यहां पर अगर फंक्शन को निकालोगे तो उसको बोलोगे आइजन फंक्शन। ये हो गया आइजन फंक्शन। ठीक है, और जो एनर्जी निकलेगी यहां से, एनर्जी की वैल्यू, उसको बोलोगे आइजन वैल्यू ऑफ एनर्जी, आइजन वैल्यू ऑफ एनर्जी। ठीक है बच्चों, ठीक है, इतना आया समझ में आइजन वैल्यूज तक। अब यहां पर बेटा क्वांटम नंबर्स आएंगे। अब आपको बताना है क्वांटम नंबर। पहले ये बताओ मुझे, जितना अभी मैंने बताया इतना समझ में आया सबको? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के अंदर आपने क्या चीज पढ़ी? देखो यहां पर बेटा हमने देखो
जो बोर के अंदर बोर ने जो बताया था, बोर ने चीजें बताई थी, वहां से अब तक हम क्या चीज सीख पाए हैं? पहले तो बेटा ये सीख पाए हैं कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को एग्जैक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, हेजनबर्ग प्रिंसिपल ने बताया कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को और वेलोसिटी को आप 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं निकाल सकते। मतलब अगर आप पोजीशन निकालोगे तो फिर वेलोसिटी गलत हो जाएगी, ठीक है, उसमें एरर आ जाएगी। और अगर वेलोसिटी निकालना चाहोगे तो पोजीशन गलत हो जाएगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बेटा इन दोनों के बीच में एक जो है उन्होंने एक प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला दिया h/4 के टर्म्स में। ठीक है, उसके बाद अब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के अंदर बेटा कुछ चीजें आपको नहीं पढ़नी है, जैसे ऑर्बिटल की बात। अब हम बात कर रहे हैं, अब हम ये नहीं कह रहे इलेक्ट्रॉन की, अब हम कह रहे हैं ऑर्बिटल। ऑर्बिटल की एनर्जी कितनी होगी? समझ रहे बच्चों? परीक्षित ऑर्बिटल की एनर्जी की बात करेंगे। और ऑर्बिटल बेटा वो एरिया है जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। अभी पता है क्या होता है, सब बच्चे पढ़ लेते हैं और जैसे मान लो 11th क्लास में पढ़ लेते, फिर उनसे 12th में पूछो अचानक से बेटा ऑर्बिटल का मतलब बताओ, समझे? तो बच्चों को ये याद नहीं होता कि ऑर्बिटल का मतलब क्या है। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, सिंपल बेटा ऑर्बिटल का मतलब है एक ऐसा एरिया है इलेक्ट्रॉन का, मतलब एटम के अंदर एक ऐसा रीजन बेटा जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम होती है। बस दैट्स इट, बात खत्म हो गई। ठीक है, अब बेटा यहां पर आप देखो कि ऑर्बिटल को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ऑर्बिटल की एनर्जी मैंने बताया था ना, ऑर्बिटल के अंदर बहुत सारी एनर्जी है, जैसे एनर्जी कितनी है, उसके अंदर क्या चीजें, ये सारी चीजें आपको कैसे पता चलेंगी? उसके लिए बेटा हम टर्म्स यूज करते हैं जिनको क्वांटम नंबर बोलते हैं। इसके लिए एक टर्म आता है जिसको क्वांटम नंबर बोलते हैं। काफी सारे क्वांटम नंबर हमें पढ़ने हैं। ये क्वांटम नंबर बेटा बेसिकली क्या करेंगे, किसी ऑर्बिटल की डिफरेंट वैल्यूज को बताएंगे। जैसे मान लो ऑर्बिटल के अंदर कितनी एनर्जी है राहुल, ठीक है, ऑर्बिटल का कितना रेडियस है, ऑर्बिटल का कितना उसका और भी चीजें हो सकती है, जैसे एनर्जी हो गई, पोजीशन हो गई, आखिर उसकी पोजीशन क्या, ये सब चीजें वो बता सकता है। ठीक है, तो क्वांटम नंबर बेटा देखो क्या डेफिनेशन लिखी हुई है, क्वांटम नंबर इज डिफाइंड एज ए सेट ऑफ 4 नंबर्स। 4 नंबरों का सेट है ये। ठीक है गौरव, 4 नंबरों का सेट है ये बेटा, 4 नंबर। अभी बताऊंगा 4 क्वांटम नंबर होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल, ये 4 नंबर आ रहे हैं अभी एक एक करके। 4 क्वांटम नंबर एक तरह के नंबर्स हैं ये, और ये 4 नंबर बेटा एक तरीके से क्या रिप्रेजेंट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ विच, इनकी मदद से बेटा आप क्या निकाल सकते हो, मैंने बताया वी गेट कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट एटॉमिक ऑर्बिटल। किसी एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन कैसे निकाल सकते हैं बेटा, बाय द हेल्प ऑफ दीज 4 नंबर्स। ठीक है बच्चों, समझे मेरी बात? क्वांटम नंबर का मतलब क्या हुआ? क्या है क्वांटम नंबर? 4 ऐसे नंबर हैं जिनकी मदद से बेटा आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को, सॉरी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कह रहा हूं, इलेक्ट्रॉन क्या, ऑर्बिटल की ऑर्बिटल की बेटा सारी इंफॉर्मेशन को कैलकुलेट कर पाओगे, रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो 4 कौन कौन से क्वांटम नंबर होते हैं, एक एक करके देखेंगे। 4 नंबरों का सेट है ये क्वांटम नंबर। पहला बेटा लिखो होगा, देखो पहला क्या लिखा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हाँ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, ये 4 क्वांटम नंबर आपको याद करने हैं। क्वांटम नंबर बस सिंपल कुछ नहीं, क्वांटम नंबर का मतलब एक तरह के नंबरों का सेट है, सेट ऑफ 4 नंबर, सेट ऑफ 4 नंबर्स। ठीक है, दैट गिव द फुल इंफॉर्मेशन, इसकी वजह से बेटा आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है, दैट प्रोवाइड ऑल इंफॉर्मेशन। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन बताएंगे अबाउट, बोलो, एटॉमिक ऑर्बिटल। किसी एटम के ऑर्बिटल के बारे में बेटा सारी इंफॉर्मेशन आप कैसे निकाल सकते हो, इन चारों नंबरों की मदद से निकाल सकते हो। चलो तो फर्स्ट नंबर देखते हैं। अब देखो कौन कौन सी प्रॉपर्टी लिखी है, वो भी लिखी है। लोकेशन, मैंने बोला ना, एक तो कहां पर है ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन, कहां पर है, तो वो लोकेशन। दूसरा एनर्जी, फिर टाइप ऑफ ऑर्बिटल ऑक्यूपाइड। ठीक है, लोकेशन, एनर्जी,
और किस तरह का ऑर्बिटल है, टाइप ऑफ ऑर्बिटल भी। अभी आपको बताऊंगा ऑर्बिटल भी कई टाइप के होते हैं बेटा, जैसे एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल है ना, वो भी पढ़ेंगे हम कौन से ऑर्बिटल के अंदर है, टाइप ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है। लोकेशन, एनर्जी, टाइप ऑफ ऑर्बिटल, शेप एंड ओरिएंटेशन। अब बच्चों देखना, बोर ने एटम के शेप के बारे में कुछ बताया नहीं बताया, लेकिन यहां पर आपको शेप पता चल रहा है, शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ दैट ऑर्बिटल। तो बेटा बेसिकली ऑर्बिटल थ्योरी से ये जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के अंदर सबसे बड़ा अचीवमेंट यही है कि यहां पर आपको शेप भी पता चल रहा है और कैसे लगे हुए हैं, मतलब यहां पर ऑर्बिटल किस तरीके से अलाइंड है। अभी डिफरेंट शेप देखोगे, एस ऑर्बिटल कैसा होता है, पी ऑर्बिटल कहां पर है, कैसा शेप है, सबके अलग अलग शेप होते हैं, शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है बच्चों। तो ऑर्बिटल के बारे में पढ़ेंगे अब सब चीजें। तो ऑर्बिटल के बारे में कैसे पता लगाएंगे, इन क्वांटम नंबर की मदद से, एनर्जी कितनी है इसकी, लोकेशन क्या है, कौन से टाइप का ऑर्बिटल है, कितना शेप, कैसा शेप है और कैसा ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन समझते हो, जैसे इस एक्सिस पर कितना है, कितना इंक्लाइंड है हर एक्सिस पर, ठीक है। एक तो शेप हो गया, एक तो शेप हो गया, सिलेंड्रिकल शेप है कि कैसा शेप है, एक ओरिएंटेशन मतलब कि एग्जैक्टली किस डायरेक्शन में ओरिएंटेशन है उसका, कौन सी एक्सिस पर ओरिएंटेड है ना। चलो, तो फर्स्ट बेटा लिखा हुआ है इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, पहला क्वांटम नंबर पढ़ते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, इसका स्टैंडर्ड सिंबल है एन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल की स्पेलिंग देखो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेटा एन से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इसका नाम प्रिंसिपल क्यों है, क्योंकि सबसे मेन यही है, सबसे मेन क्वांटम नंबर यही है। प्रिंसिपल का मतलब होता है जैसे सबसे मेन, ठीक है। तो इट गिव्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, देखो काफी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है इससे। पहला बेटा लिखा हुआ है इट गिव्स द एवरेज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की एवरेज डिस्टेंस कितनी है न्यूक्लियस से। तो क्या क्या इंफॉर्मेशन बेटा देगा ये, देखो इंफॉर्मेशन क्या क्या दे रहा है। फर्स्ट लिखा है इट प्रोवाइड्स गिव्स एवरेज डिस्टेंस, जैसे बेटा मान लो ये है, ये मान लो एक ऑर्बिटल है, ऐसे मान लो, इस तरीके से मैं रिप्रेजेंट करता हूं, डॉट से रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक है बच्चों। कैसा होगा बेटा ऑर्बिटल, इस तरीके से है, देखो ध्यान से, ये ऑर्बिटल है आपका और ये न्यूक्लियस है। तो सबसे पहले तो ये क्या बताएगा कि इस ऑर्बिटल की, मान लो बहुत सारे ऑर्बिटल्स हैं, ये देखो, ठीक है। तो ऑर्बिटल से बेटा किसी ऑर्बिटल से इसकी एवरेज डिस्टेंस बताएगा, एवरेज डिस्टेंस कितनी होगी इस ऑर्बिटल की, किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट की यहां से यहां तक की एवरेज डिस्टेंस कितनी होगी। गिव द एवरेज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की एवरेज डिस्टेंस बताएगा फ्रॉम न्यूक्लियस, ठीक है बेटा। गिव द एवरेज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्योंकि यहां पर है, मान लो इलेक्ट्रॉन यहां पर है, ये न्यूक्लियस है और ये ऑर्बिटल्स हैं बहुत सारे। तो किसी ऑर्बिटल के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन की अगर हम डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो वो बताएगा आपको, ठीक है। इट लार्जली डिटरमाइंस द साइज ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, या फिर हम बेटा ये भी बोल सकते हैं, इससे ये भी पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड का साइज कितना है। समझो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का साइज कितना है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड का साइज मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बेटा जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी है ना। तो जैसे मान लो अगर इस शेल के लिए बात कर रहे हैं, इस ऑर्बिटल के लिए बात कर रहे हैं, तो इसका साइज कितना है, ये सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा ना यहाँ पर ऐसे करके, ये पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है यहाँ पर, ये डॉट डॉट करके जो मैंने बनाया, ये देखो ये, तो इसका साइज कितना है। तो जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी बेटा मयूरी सेंटर से, जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी इलेक्ट्रॉन क्लाउड का साइज क्या होगा परीक्षित, बढ़ेगा। अगर जैसे मान लो अगर कोई छोटा ऑर्बिटल है जिसकी डिस्टेंस न्यूक्लियस से कम है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्लाउड का साइज छोटा होगा, और जैसे जैसे बढ़ते जाओगे वही बात होगी, जैसे के शेल के अंदर बात करोगे, तो के शेल के अंदर अगर बात करोगे वहां पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अगर उस ऑर्बिटल उस तरह के ऑर्बिटल होंगे तो उसकी डिस्टेंस कम है, समझ गए। और ऐसे ही करके बढ़ते चले जाएंगे। तो इससे क्या पता चल रहा है, बेसिकली इट डिटरमाइन द साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये भी लिख सकते हैं, इट डिटरमाइन
साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का साइज पता चल गया आपको, या एवरेज डिस्टेंस पता चल गई इलेक्ट्रॉन की। फर्स्ट पॉइंट है, बहुत सारी चीजें पता चलती हैं, तीन चीजें इसमें मेन है। फर्स्ट मैंने आपको बताया डिस्टेंस के बारे में, दूसरा क्या लिखा है बेटा, एनर्जी के बारे में। किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किसी ऑर्बिटल के अंदर बेटा इलेक्ट्रॉन मान लो है, यहां पर मान लो किसी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है ना, तो उसकी एनर्जी कैसे निकालेंगे, तो ये भी बेटा इस क्वांटम नंबर से पता कर सकते हैं, एनर्जी निकाल सकते हैं। और उसका फॉर्मूला कौन सा रहेगा, फॉर्मूला बेटा वही रहेगा जो बोर ने दिया था, बोर ने एनर्जी का फॉर्मूला जो दिया था वही फॉर्मूला है। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, बेसिकली बेटा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो होगी, ठीक है, किसी ऑर्बिटल के अंदर, वो भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की मदद से निकालोगे। और इसको निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो आपने पहले भी पढ़ चुके हो, E n इक्वल टू, बोर्स फॉर्मूला क्या था, -2 पाई स्क्वायर वाला, -2 पाई स्क्वायर me4 अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर, है ना बेटा, यही फॉर्मूला है। तो एनर्जी तो इसी फॉर्मूले से निकालोगे, लेकिन कौन से क्वांटम नंबर की मदद से, पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की मदद से। ठीक है, इसके हिसाब से निकाल सकते हो आप। अगर फर्स्ट शेल है, ठीक है, तो n की वैल्यू 1 पुट करनी है, इस तरीके से। ये तो आप कर चुके हो, ठीक है। तो बेटा किस तरीके से एनर्जी बढ़ती जाएगी, बेटा अगर शेल्स की बात करोगे तो मैंने आपको बताया ऑर्डर में क्या था एनर्जी का, सबसे कम एनर्जी किसकी होती है, के शेल की होती है, दूसरे नंबर पे l, फिर n, फिर m, फिर n, फिर o, इस तरीके से बढ़ती चली जाएगी, है ना। सबसे कम एनर्जी बेटा के शेल की होती है, ठीक है। ये तो बोर्स फॉर्मूला में आपने पढ़ लिया था। चलो, तो ये तो हो गया बेटा सेकंड पॉइंट। फर्स्ट क्या निकाल सकते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, एवरेज डिस्टेंस या फिर साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का साइज कितना होगा। दूसरा बेटा एनर्जी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हर एक शेल की एनर्जी या हर एक ऑर्बिटल की एनर्जी को आप निकाल सकते हैं, ठीक है। थर्ड बेटा दिया हुआ द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ए प्रिंसिपल शेल, किसी भी शेल के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसमें भी बेटा एक फॉर्मूला, ये पहले भी बोर वाले मॉडल में भी था, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने किसी शेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये होता है 2n स्क्वायर। पढ़ा आपने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम कितने होते हैं, इसका फॉर्मूला होता है 2n स्क्वायर। तो ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी प्रिंसिपल शेल, किसी भी प्रिंसिपल शेल के अंदर। प्रिंसिपल शेल का मतलब वही है बेटा, अब ये मत सोचना सर प्रिंसिपल शेल क्या है, शेल है, के शेल, एल शेल, इन्हीं को प्रिंसिपल शेल बोलते हैं, ठीक है। कैलकुलेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी प्रिंसिपल शेल, या शेल लिख दो, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है 2n स्क्वायर, n इज द नंबर ऑफ शेल्स। जैसे मान लो k के लिए n की वैल्यू 1 हो गई, इस तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा कितने हैं किसी शेल के अंदर, जैसे मान लो अगर अपने को k शेल में निकालना है, तो याद करो ये तो आपने पढ़ा था k शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 पुट करते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 × 1 का स्क्वायर, है ना। फिर दूसरे के लिए निकालते हैं l शेल के लिए, तो उसी हिसाब से 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन, 2 8 ऐसे करके आता है, फिर बढ़ते चले जाएंगे उसी ऑर्डर पे, ठीक है। तो बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको क्या क्या चीज बता रहा है बेटा, तीन चीजों के बारे में पता चल रहा है। एक है एवरेज डिस्टेंस, ठीक है, दूसरा बेटा एवरेज डिस्टेंस और साइज इलेक्ट्रॉन क्लाउड का, सेकंड बेटा एनर्जी के बारे में, और थर्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे किसी भी शेल के अंदर। ये सब चीजें आप किसकी मदद से निकाल सकते हो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की मदद से। बच्चों ये सिर्फ क्वांटम नंबर सिर्फ नंबर्स हैं, ठीक है बेटा, क्या है ये, नंबर्स हैं, जैसे अपने होल नंबर या कोई भी नंबर होते हैं ना, वही है ये, कुछ अलग से चीज नहीं है, ठीक है। तो n के बारे में आपको बताया, जिसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। अब दूसरा क्वांटम नंबर देखो, एजीमुथल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं इसको। 4 क्वांटम नंबर पढ़ लिया आपको, ये चारों के चारों बेटा आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी चीजें बता देंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी चीज बता देंगे, कहां पर है, कितनी एनर्जी है,
क्या कर रहा है, क्या खाता है, क्या पीता है, सब चीज पता चल जाएगी। ठीक है, चलो तो सेकंड देखो क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। सेकंड को बोलते हैं, इसके कई नाम है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये थोड़ा अजीब नाम है एजीमुथल। इसके अलावा भी एक दो नाम और है इसके, जैसे कि इसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम भी बोलते हैं, एजीमुथल मतलब या फिर एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, या फिर एक और नाम है इसका सेकेंडरी क्वांटम नंबर। क्या है बेटा, सेकेंडरी क्वांटम नंबर। तीन नाम है इसके, एजीमुथल, एंगुलर मोमेंटम या सेकेंडरी क्वांटम नंबर। तीनों ही आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में किसी भी तरीके से पूछ सकता है, एजीमुथल, एंगुलर मोमेंटम, सेकेंडरी क्वांटम नंबर। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम बेटा, स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको एल से करते हैं, इसको एल से करते हैं। ठीक है, अब ये क्या क्या चीज बताएगा आपको, चलो इसके बारे में पढ़ते हैं, इससे आपको क्या क्या चीज पता चलने वाली है। सबसे पहले बेटा लिखा है, देखो फर्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ सब शेल्स। ये सब शेल क्या होते हैं, एक तो शेल्स होते हैं, ठीक है बेटा, एक तो क्या होते हैं शेल्स, जैसे के शेल, एल शेल, एम शेल। इसके अलावा बेटा आप अब पढ़ोगे कि खाली शेल्स नहीं होते, शेल के अंदर एक सब शेल और होते हैं। ठीक है बेटा, सब शेल्स होते हैं। सब शेल का मतलब हुआ एक तरीके से शेल के अंदर ही पार्टीशन है, शेल के अंदर ही पार्टीशन है जहां पर इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो पहला लिखा हुआ है नंबर ऑफ सब शेल्स इन द मेन शेल। ठीक है, क्या क्या चीज पता चलेगी आपको उसके बारे में। फर्स्ट, इट गिव्स द नंबर ऑफ सब शेल्स प्रेजेंट इन ए प्रिंसिपल शेल। किसी एक शेल के अंदर बेटा कितने नंबर ऑफ सब शेल्स हैं, ठीक है, वैसे ही शेल, सब शेल, ठीक है, छोटी पोस्ट पर है, मतलब इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे मान लो किसी चीज को डिवाइड कर दिया आपने, जैसे आपके घर में एक कमरा है, कमरे के रूम के अंदर ही आपने पार्टीशंस बना दिए बेटा। ठीक है परीक्षित, पार्टीशंस बना दिए कि भाई 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, जैसे 8 इलेक्ट्रॉन है तो कैसे रख सकते हो, 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 2-2 करके, तो क्या बन गया बेटा, 4 सबशेल बन गए। तो नंबर ऑफ सबशेल्स पता चल जाएंगे इससे आपको। ठीक है, कैसे, वो अभी हम देखेंगे। इसके अलावा बेटा देखो सेकंड क्या चीज दी हुई है, एंगुलर मोमेंटम। दूसरा बेटा क्योंकि इसका नाम एंगुलर मोमेंटम है तो क्या चीज बताएगा बेटा ये, क्योंकि इसका नाम ही एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है, तो इसका मतलब इससे आपको एंगुलर मोमेंटम भी पता चल सकता है। ठीक है, इट आल्सो टेल द एंगुलर मोमेंटम। भूल गए एंगुलर मोमेंटम, ये याद है कैसे निकालते थे एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन के लिए। जैसे इलेक्ट्रॉन है, इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है, क्या फॉर्मूला था बेटा, एमपीआर। ठीक है, मास, इलेक्ट्रॉन का मास हो गया, v वेलोसिटी होगी, रेडियस r रेडियस हो गया जहां से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है जिस ऑर्बिट में। तो एंगुलर मोमेंटम अगर हमें निकालना है तो भी इसका यूज करेंगे, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी सबशेल। ठीक है, तो किसी भी इलेक्ट्रॉन का बेटा कितना एंगुलर मोमेंटम होगा किसी भी सबशेल के ऊपर, ठीक है, इन एनी सबशेल। तो बेसिकली बेटा ये वाला जो क्वांटम नंबर है ना, देखो मैं आपको सिंपल समझाता हूं। जो फर्स्ट वाला क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो तो बेटा शेल के बारे में बता रहा है, और ये सब शेल्स के बारे में चीजें बता रहा है। मतलब सब शेल के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन है तो कितने नंबर ऑफ सब शेल है ये बता रहा है, कितना उसके एंगुलर मोमेंटम हो रहा है ये बता रहा है। ठीक है, और थर्ड चीज क्या लिखी हुई है, रिलेटिव एनर्जी, वो भी वही बताएगा। जैसे एक तो शेल की एनर्जी हो गई, एक तो शेल की एनर्जी हो गई, फिर उसके अंदर अगर सब शेल्स हैं उन सब शेल्स की भी तो एनर्जी होगी, तो ये क्या बताएगा, रिलेटिव एनर्जी ऑफ, रिलेटिव का मतलब क्या है, कंपैरेटिव। आपस में अगर हम कंपैरिजन करें, जैसे एक सबशेल की एनर्जी दूसरे के रिलेटिव में निकालेंगे तो उसको बोलेंगे रिलेटिव एनर्जी ऑफ डिफरेंट सबशेल्स। ठीक है बेटा, जितने भी सबशेल्स हैं उनकी अलग अलग एनर्जी निकालनी है अगर आपको, तो उसके लिए यूज करेंगे। ठीक है, सबशेल्स की रिलेटिव एनर्जी को निकालने के लिए। ठीक है,
अभी देखेंगे सारी चीजें आपको जो मैं बता रहा हूं, अभी मेन बस थ्योरी है। अगला बेटा लिखा हुआ है शेप्स ऑफ वेरियस सबशेल्स। तो वहां पर देखो क्या था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में बेटा क्या था, शेप था, ठीक है। और नहीं, अच्छा शेप तो उसमें नहीं था, यहां पर शेप है, ठीक है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था क्वांटम नंबर में सारी चीजें आपको पता चलती हैं। तो ये वाला बेटा क्वांटम नंबर क्या क्या बता रहा है, नंबर ऑफ सबशेल्स, एंगुलर मोमेंटम, रिलेटिव एनर्जी, इसके साथ साथ ये शेप भी बताएगा आपको, ठीक है। कैसा शेप होगा किसी सबशेल का, व्हाट इज द शेप ऑफ सबशेल, ठीक है, कैसा सबशेल का शेप होने वाला है, ठीक है। व्हाट इज द शेप ऑफ वेरियस सबशेल प्रेजेंट इन ए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल शेल प्रेजेंट इन ए, तो किसी शेल के अंदर कैसा सबशेल का शेप होता है वो भी बताएगा आपको, ठीक है। शेप भी हो गया। तो 4 पॉइंट्स हैं इसके अंदर बेटा, 4 चीजें आपको पता चलती हैं। कौन कौन सी है, नंबर ऑफ सबशेल्स कितने हैं, ठीक है, फिर एंगुलर मोमेंटम कितना है इलेक्ट्रॉन का, ये सब सबशेल्स जो हैं उनकी बेटा कितनी एनर्जी है। जैसे मान लो अगर कमरे के 4 कंपार्टमेंट की है, वैसे ही अगर किसी शेल के अगर बेटा 4 कंपार्टमेंट कर देते हैं, तो मान लो जरूरी तो नहीं कि सबकी एनर्जी बेटा सबकी सेम हो साक्षी, ऐसा भी हो सकता है किसी की एनर्जी ज्यादा होगी किसी की कम होगी। तो वो आप कैसे निकाल सकते हो, इस क्वांटम नंबर की मदद से निकाल सकते हो, ठीक है। और क्या चीज लिखी है, शेप ऑफ वेरियस सबशेल्स, जो मैंने सबशेल बोले इन सबशेल्स का क्या शेप होता है, कैसा इनका शेप होता है, ठीक है, ये भी आप निकाल सकते हो। अब बात करते हैं, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बेटा एल से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर मान लो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एजीमुथल को किससे करते हैं, एल से। और इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, एल इक्वल टू बेटा होता है हमेशा, एल की वैल्यू हमेशा क्या होती है, n-1 के बराबर होती है। जो एल की वैल्यू होगी बेटा हमेशा क्या होगी, n-1 के इक्वल आएगी। मतलब कि जो भी n की वैल्यू होगी उसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना है साक्षी, ठीक है। जो भी n की वैल्यू होगी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी, उसको क्या करोगे, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे। जैसे अब देखो एक एक करके देखते हैं। अब मैं सारे शेल के लिए दिखाता हूं आपको, देखो सारे शेल के लिए दिखाता हूं। जैसे फॉर फर्स्ट शेल, अगर हम फर्स्ट शेल की बात करें, तो बेटा फर्स्ट शेल के लिए बात करोगे तो n की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मैंने बताया शेल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो फर्स्ट शेल के लिए बेटा n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलो 1 होती है, ठीक है। जो n वर्ड था ना वो वही मीनिंग है वहां पर नंबर ऑफ शेल्स। तो बेसिकली फर्स्ट शेल की बेटा n यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी 1। तो l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलो एल की वैल्यू कितनी होगी, -1 कर दो, परीक्षित 0 होगी। फर्स्ट सेल के लिए एन की वैल्यू 1 है, एल की वैल्यू 0, ठीक है बच्चों, सही है, Yes. आ रहा है समझ में, यस सर। इसी तरीके से अगर सेकंड शेल होगा, तो अगर सेकंड शेल के लिए अगर मैं पूछूं आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी, तो जैसे जैसे शेल बढ़ रहे हैं बेटा वैसे वैसे एन की वैल्यू बढ़ती है, वही चीज है ये, n इक्वल टू 2 हो गया, ठीक है। तो n की वैल्यू 2 हो गई, ठीक है, n की वैल्यू 2 हो गई, तो l की कितनी वैल्यू हो सकती है, l की वैल्यू, ठीक है। अच्छा एक चीज और बेटा देखो क्या लिखा है, फॉर एनी गिवन वैल्यू ऑफ n, वैल्यू ऑफ l तो n-1 होती है, लेकिन इसकी रेंज, जैसे बेसिकली क्या है, l की वैल्यू बेटा एक रेंज होती है, इसकी रेंज कहां से कहां लाई करेगी। जैसे देखो अगर n की वैल्यू 2 है तो l निकालोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, और 0 पहले से ही है। मतलब इसकी रेंज जो है बेसिकली इसकी 2 वैल्यू हो सकती है बेटा, एक तो 0 और एक 1। जैसे इसकी अगर रेंज की बात करें तो क्या होगी, n-1 तो बेटा इसकी वैल्यू निकालने का तरीका है, लेकिन कितनी वैल्यू हो सकती है, अगर सेकंड शेल की बात करूं तो n की वैल्यू 2 रखोगे तो l की वैल्यू 2 हो सकती है, 0 भी आ सकती है और 1 भी आ सकती है, ठीक है। फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ n, द वैल्यू ऑफ l कैन हैव वैल्यू फ्रॉम 0 टू n-1। इसकी रेंज क्या होगी, मैं लिख देता हूं रेंज, ठीक है। वैल्यू ऑफ l बेटा कहां से कहां लाई करती है, 0 से लेके
n माइनस 1 तक, मतलब मिनिमम तो 0 रहेगी, है ना बेटा, मिनिमम तो 0 रहेगी और मैक्सिमम कहां तक जाएगी, n माइनस 1 तक बेटा। ठीक है, तो फर्स्ट शेल के लिए तो l की एक ही वैल्यू हो सकती थी, 0 ही हो सकती थी पहले के लिए तो, लेकिन सेकंड में बेटा क्या होगा, एक तो 0 हो गई और एक हो गई 2 माइनस 1 1, ऐसे सोचो थर्ड के लिए क्या होगा, थर्ड के लिए देखते हैं, यहां लिखता हूं, अगर थर्ड शेल की बात करूंगा तो कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू कितनी होगी यहां पर 3, l बताओ कितना हो जाएगा, l की क्या क्या वैल्यू आ सकती है, 0 हो गई, 1 हो गई और 2 भी हो गई, है ना, 3 माइनस 1 2, समझे मेरी बात, इस तरीके से आपकी l की वैल्यू लाई करती है, 0 से लेके बेटा n माइनस 1 तक लाई करती है। ठीक है, अब मैं आपको डायग्राम से और समझाऊंगा, एक बार को बोर्ड पूरा गिर गया है, यहां पर ड्रॉ करके दिखाता हूं, एक बार इनको समझने की कोशिश करना बेटा कैसे है। अगर n इक्वल टू 1 है देखना, तो मान लो पूरा शेल ड्रॉ नहीं कर रहा, ये है n इक्वल टू 1, ठीक है, एक शेल, इसमें सब शेल आपको दिख रहा है, एक ही है, n 0 है ना, तो इसमें कोई सब शेल नहीं है। ठीक है, अब देखना, अगर n इक्वल टू 2 पुट करते हो, अगर n इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो क्या दिखता है, l की दो वैल्यू है, l की दो वैल्यू है बेटा, तो इसके कितने पार्टीशन हो गए, कितने सबशेल्स हो गए, दो सबशेल दिख रहे हैं, जैसे हाँ इस ऑर्बिटल को बोलते हैं s ऑर्बिटल, और ये क्या क्या हो गया, s और p, समझे, जैसे मैंने आपको यहां बताया, अगर l की वैल्यू बेटा 0 हो गई, देखो तो l का मतलब क्या बताया था, l का मतलब था एजीमुथल क्वांटम नंबर, जो कि ये दिखाता है कि कितने नंबर ऑफ सबशेल्स होते हैं परीक्षित। जब l की वैल्यू 0 हो गई तो नंबर ऑफ सबशेल क्या हो गए, 0 हो गए ना, खाली एक शेल था, ये पहला वाला शेल। अब इसके बेटा दूसरे केस में अगर देखोगे, सेकंड शेल में क्या दिखेगा आपको, n की वैल्यू पुट करोगे, इसमें दो है ना, एक आपको ये वाला दिख रहा है और एक ये वाला दिख रहा है, एक s ऑर्बिटल हो गया, एक p हो गया। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से तीसरे में क्या होगा, वहां पर तीन है, तीन पार्टीशन हो गए बेटा, देखो पहला s, दूसरा p, तीसरा d और आ गया, समझ रहे हो। इसी तरीके से जैसे जैसे शेल बढ़ते जाएंगे तो फिर अगले में क्या आ जाएगा, sp-df, चार आ जाएंगे। अगर चार की बात करोगे तो कैसे होगा, ये देखो ड्रॉ करके दिखाता हूं, अगर चार होंगे तो इस तरीके से, ये देखो पहला s ऑर्बिटल, फिर p, फिर d, फिर f, ये चार बेटा सबशेल बन गए। ठीक है परीक्षित, इलेक्ट्रॉन के मतलब जो शेल था ना, शेल तो वही रहेगा, जैसे n की वैल्यू अगर 4 हो गई, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन जैसे इसके अंदर n शेल का मतलब 4 मतलब चौथा शेल, चौथे शेल के बेटा चार हिस्से हो गए, पहला s ऑर्बिटल, फिर p, फिर d, फिर f, समझे मेरी बात, चार हिस्से हो गए, l की वैल्यू 4 हो सकती है। अगर यहां पर 4 शेल के लिए निकाले, अगर 4 शेल के लिए निकालोगे तो n की वैल्यू तो हो गई 4, है ना, n की वैल्यू 4 हो गई, और n की कितनी वैल्यू हो गई, चार वैल्यू आएंगी, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3, तो देखो यहां पर चार ड्रॉ करे मैंने, s p d f, ये चार सबशेल, सिंपल, समझे मेरी बात, आया बेटा समझ में। ये सब क्या है जो आपको मैंने ड्रॉ दिखाए हैं, दीज आर राहुल सब शेल्स हैं बेटा, ये शेल के अंदर छोटे छोटे वो कंपार्टमेंट है जिनकी मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो आज यहां तक मैं पढ़ाता हूं आपको। ठीक है, नंबर ऑफ सबशेल्स प्रेजेंट इन ईच शेल, तो दो क्वांटम नंबर बेटा आपने पढ़ लिए। अब यहां पर दो क्वांटम नंबर और है, बस एक और है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, अच्छा एक स्पिन भी तो है, मैग्नेटिक और स्पिन दो है, तो दो क्वांटम नंबर बेटा और होते हैं, टोटल चार क्वांटम नंबर होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे मेन होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, n से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा बताया मैंने बेटा एजीमुथल या एंगुलर मोमेंटम, या फिर क्या नाम है तीसरा, सेकेंडरी क्वांटम नंबर। एक प्रिंसिपल हो गया, एक उससे कम हो गया, ठीक है ना, यस एक शेल एक सबशेल, ऐसे याद रखना, दूसरा सबशेल के ऊपर है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो बेटा शेल्स की बात करता है, किसी शेल के अंदर कितनी एनर्जी है। ठीक है, पहले वाले में क्या क्या चीज थी, एक तो एनर्जी थी और दूसरा उसका एवरेज डिस्टेंस थी।
एक तो डिस्टेंस है, पोजीशन की बात हो रही है, पोजीशन पता कर सकते हैं, लोकेशन क्या है ऑर्बिटल की, और दूसरी एनर्जी। और यहाँ पर बेटा आपको ये पता चलता है एजीमुथल के अंदर एक तो नंबर ऑफ सबशेल्स कितने हैं, कितने सबशेल्स होंगे यहाँ पर, जैसे दिखाया ना आपको चारों के अंदर आपको दिख रहे हैं नंबर ऑफ सबशेल्स। पहले वाले शेल के अंदर एक सबशेल मतलब है ही नहीं सबशेल कोई, ठीक है। पहले वाले के अंदर कोई के अंदर 3 है, इस तरीके से, ठीक है। नंबर ऑफ सबशेल्स पता चल गए आपको। फिर एंगुलर मोमेंटम, बेटा हर एक सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम आप निकाल सकते हो परीक्षित, ठीक है। हर एक सबशेल के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन की एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू है। थर्ड लिखा हुआ है रिलेटिव एनर्जी, हर एक सबशेल के अंदर कितनी एनर्जी वो भी निकाल पाएंगे। चौथा शेप लिखा हुआ है, कैसा शेप होगा इन सबशेल का, डिजाइन कैसा होगा। वो डिजाइन वही है जो एस ऑर्बिटल का शेप नहीं बनाया मैंने, एस का सर्कुलर होता है, पी का वो ऐसा होता है फूल जैसा, ठीक है। फिर डी का कैसा होता है, डी ऑर्बिटल का अलग शेप है। तो सबके हर एक ऑर्बिटल का एक अलग अलग शेप होता है, ठीक है। वो भी धीरे धीरे वहां तक पहुंच जाएंगे, पहले आपको क्वांटम नंबर समझने हैं। तो बेटा ये दो क्वांटम नंबर आज हमने पढ़े हैं, इसके बाद दो और आपको पढ़ने हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। एक बेटा इसमें फॉर्मूला और दिया हुआ है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल। जैसे अभी मैंने बताया ना आपको एंगुलर मोमेंटम यहां से निकाल सकते हैं, तो बेटा उसका फॉर्मूला क्या होता है एंगुलर मोमेंटम का, नोट्स के अंदर दिया हुआ है, देख लो। एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू बेटा होती है इज इक्वल टू, देखना मैंने कहा था ना एल की वैल्यू से निकालते हैं, तो क्या फॉर्मूला बेटा, एल इंटू एल प्लस एच, सॉरी एल प्लस वन, एल इंटू एल प्लस वन एच अपॉन 2 पाई। ये देखो बेटा एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर आपको एमवीआर निकालना है, एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो कैसे निकालोगे, अगर आपको एल की वैल्यू पता है, अगर आपको एल की वैल्यू पता है, एल इंटू एल सर वो एच बाय, क्या, सर एच बाय 2 पाई अंडर रूट के अंदर है कि बाहर है? अंडर रूट बेटा पूरे पर आएगा, पूरे पर है अंडर रूट, यहाँ पर ये सब कुछ अंडर रूट के अंदर है, ठीक है। एल इंटू एल प्लस वन इंटू एच अपॉन 2 पाई। इसी की जगह यहाँ पर देखो क्या कर रखा है इन्होंने, एक नया कांस्टेंट यूज कर रखा है, जैसे यहाँ पर इसको ऐसे लिख दिया एच बार, एक नया सिंबल यूज कर दिया एच बार, और एच बार का मतलब है एच अपॉन 2 पाई। ये इस तरीके से निकालते हैं इस फॉर्मूले से, एल इंटू एल प्लस वन इंटू एच बार, और एच बार का मतलब क्या है, एच अपॉन 2 पाई। ठीक है बच्चों, आ जाए समझ में। एंगुलर मोमेंटम का बेटा फॉर्मूला है, हाँ बोलो, ठीक है। एक बार पढ़ना बेटा आप सब लोग, ठीक है। एक बार पढ़ना अच्छे से, दोबारा आज जो पढ़ाया है सब कुछ, और कल फिर इसको आगे फिर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बेटा। रिवाइज जरूर करो डेली, मैं आपको बोलता हूँ डेली रिवाइज करो, और आपको क्वेश्चंस दे दिए हैं वो भी कल सबके हो जाने चाहिए, ठीक है। जहां तक पढ़ा दिया है अभी क्वांटम नंबर तक जहां तक पढ़ा दिया वहां तक कोशिश करना सॉल्व करने की, ठीक है। चलो ओके बाय, टेक केयर। बाय सर।